महान व्यक्ति कौन है, इसके कई माप और परिमाण हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो प्रामाणिक रूप से कही जा सकती है वो ये देखना है कि अमुक व्यक्ति का उसके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 12 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है स्वामी विवेकानंद से। उन्नीस में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कारण कि इसी दिन 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इस अवसर पर हम आपको विवेकानंद के जीवन के 3 किस्सों से रूबरू करवाना चाहते हैं, उनके जीवन की 3 मुलाकातों से। पहली मुलाकात 1893 की बात है। विवेकानंद अमेरिका जाने के लिए एक शिप SS इम्प्रेस ऑफ इंडिया से यात्रा कर रहे थे। तब पानी के जहाज से चलना ही लंबी दूरी की यात्रा का एकमात्र साधन हुआ करता था। शिप का रूट जापान से कनाडा तक था और स्वामी विवेकानंद के साथ एक और व्यक्ति इस शिप पर सवार था, जो थे जमशेदजी टाटा। टाटा सिल्क के कारोबार के लिए जापान पहुंचे थे और वहां से आगे कारोबार के सिलसिले में शिकागो जा रहे थे। 30 साल के विवेकानंद और 54 साल के जमशेद जी ने इस यात्रा में करीब 20 दिन का सफर साथ गुजारा। हालांकि तब स्वामी विवेकानंद उस तरह फेमस नहीं हुए थे, बल्कि जमशेद जी भी उन्हें सिर्फ एक सन्यासी के तौर पर जानते थे। इस यात्रा के दौरान जमशेद जी ने विवेकानंद को बताया कि वो भारत में स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने जमशेद जी से कहा कि रॉ मटेरियल के धंधे से वो पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में उत्पादन की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ताकि भारत दूसरों पर निर्भर ना रहे। इस बात का जिक्र टाटा बिजनेस घराने से जुड़ी वेबसाइट पर दिया गया है। इस दौरान दोनों के बीच एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। 1897 में जब विवेकानंद भारत लौटे तब उनका बहुत नाम हो चुका था। टाटा अब तक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का मन बना चुके थे। उन्होंने 23 नवंबर 1898 को स्वामी विवेकानंद के नाम एक पत्र लिखा। शिप पर हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए टाटा ने उन्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट की याद दिलाई, जिसके बारे में दोनों के बीच चर्चा हुई थी। टाटा ने इस मामले में उनका समर्थन किया और उनसे निवेदन किया कि वो युवाओं को इस मुहिम में जोड़ने के लिए एक पैम्फलेट छापे, जिसका पूरा खर्च टाटा उठाएंगे। विवेकानंद इन दिनों रामकृष्ण मिशन के काम में बिजी थे, इसलिए पैम्फलेट तो नहीं छप पाया, लेकिन उन्होंने अपनी शिष्या सिस्टर निवेदिता को जमशेद जी से मिलने भेजा और रामकृष्ण मिशन के अंग्रेजी अखबार प्रबुद्ध भारत के जरिए इस इंस्टीट्यूट के लिए समर्थन इकट्ठा किया। सिस्टर निवेदिता और जमशेद जी ने मिलकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का खाका तैयार किया। टाटा ने पूरे 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया और सरकार के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस प्लान को रद्द कर दिया। इसके बाद सिस्टर निवेदिता 1901 में लंदन गई और वहां जाकर इंस्टीट्यूट के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने वहां एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर जॉर्ज बिरवुड से मुलाकात की। बिरवुड ने कलकत्ता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बदहाली का हवाला दिया और मदद से इनकार कर दिया। तब सिस्टर निवेदिता ने पैट्रिक गेडेस से मदद मांगी। गेडेस तब जाने माने समाजशास्त्री और बायोलॉजिस्ट थे। गेडेस खुद भी विवेकानंद से मिल चुके थे। दोनों की मुलाकात साल 1900 में पेरिस में हुई थी। गेडेस की एक आंख में कुछ दिक्कत थी, जिसके चलते वो हमेशा परेशान रहते थे। जब इस बारे में उन्होंने विवेकानंद को बताया तो विवेकानंद ने जवाब दिया, प्रोफेसर बी माइंड माइंडेड नॉट आई माइंडेड, यानी प्रोफेसर दिमाग पर ध्यान दीजिए, आंख या अहम पर नहीं। गेडेस विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे, इसलिए सिस्टर निवेदिता के कहने पर उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए सरकार में पैरवी की। साल 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। 1904 में जमशेद जी भी चल बसे, लेकिन इसके बाद भी सिस्टर निवेदिता रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए लगातार कोशिश करती रहीं। आखिरकार साल 1907 में सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी। सरकार चाहती थी कि इंस्टीट्यूट बॉम्बे में खुले, लेकिन टाटा ने 1898 में मैसूर में जमीन हासिल कर ली थी। मैसूर के महाराजा कृष्णा जी वाडियार इंस्टीट्यूट के लिए 372 एकड़ जमीन देने को तैयार हो गए थे, जिसके बाद 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर अस्तित्व में आया और आने वाले सालों में भारत का प्रीमियर शिक्षा संस्थान बना। दूसरी मुलाकात 30 जुलाई 1893 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे। वहां शिकागो में धर्म संसद का आयोजन होना था। अमेरिका प्रवास के दौरान एक फ्रेंच सिंगर एमा काल्वे उनकी शिष्या बनी। एमा काल्वे ने अपनी दोस्त को विवेकानंद और रॉकफेलर की मुलाकात का किस्सा सुनाया था। रॉकफेलर कौन, पहले ये जान लेते हैं।
पूरा नाम जॉन डी रॉकफेलर, एक अमेरिकी बिजनेसमैन हुआ करते थे, कतई रईस, शायद आधुनिक इतिहास के सबसे ज्यादा रईस व्यक्ति। रेफरेंस के लिए समझिए कि अमेरिका में तेल का धंधा शुरू करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी बनाई जो अमेरिका का 90% ऑयल ट्रेड चलाती थी। बाद में स्टैंडर्ड ऑयल ही टूटकर एक्सॉन मोबिल और शेवरन जैसी बड़ी तेल कंपनियां बनी। 1937 में जब रॉकफेलर की मृत्यु हुई तब उनकी दौलत थी 140 करोड़ अमेरिकी डॉलर। तब अमेरिका की जीडीपी थी 9,200 बिलियन डॉलर, यानी रॉकफेलर की कुल कमाई अमेरिका की जीडीपी का लगभग 1.5% हुआ करती थी। रॉकफेलर और विवेकानंद की मुलाकात अप्रैल 1894 में हुई। धर्म संसद में अपनी स्पीच के बाद विवेकानंद मशहूर हो चुके थे। जॉन रॉकफेलर तब मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे। ऐसे में उनके दोस्तों ने उन्हें भारत से आए इस स्वामी से मिलने की सलाह दी। विवेकानंद अपने एक सहयोगी के यहाँ ठहरे हुए थे जो रॉकफेलर का दोस्त हुआ करता था। एक दिन जब रॉकफेलर अपने दोस्त से मिलने पहुंचे तो पता चला विवेकानंद यही ठहरे हुए हैं। रॉकफेलर सीधे उनके कमरे में घुसे। तब रॉकफेलर की हैसियत ऐसी थी कि राष्ट्रपति भी उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता था। विवेकानंद किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने रॉकफेलर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अंत में जब ध्यान दिया तो दोनों में बात शुरू हुई। विवेकानंद को एहसास हुआ कि रॉकफेलर अकूत धन संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन फिर भी दुखी और निराश हैं। विवेकानंद ने उनसे कहा, तुम्हारे पास अगर इतना पैसा है तो क्या इसका मतलब है कि तुम दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हो? हाँ बिल्कुल, रॉकफेलर ने जवाब दिया। विवेकानंद ने तब उनसे कहा, तुम एक आम आदमी से 10 गुना समझदार हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी दौलत उससे 1000 गुना है। साथ ही ये सुझाव देते हुए कहा, क्यों ना तुम इस पैसे का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करो। रॉकफेलर को लगा, क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, औरों को पैसे देने से मेरी क्या मदद होगी। रॉकफेलर उठे और चलते बने। एक हफ्ता गुजरा। रॉकफेलर ने दोबारा विवेकानंद से मिलने का निश्चय किया। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने विवेकानंद की टेबल में एक कागज का टुकड़ा रखा। उसमें वो रकम थी जो रॉकफेलर ने चैरिटी के लिए दान की थी। बोले, ये रहा, अब तो तुम संतुष्ट हो गए होगे, अब इसके लिए तुम मुझे धन्यवाद कह सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने टुकड़ा उठाया, बोले, धन्यवाद तुम्हें मेरा करना चाहिए। बाद में रॉकफेलर ने रॉकफेलर फाउंडेशन नाम की एक चैरिटी संस्था की स्थापना की और अमेरिका के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर जाने गए। 1950 में रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से पुणे में वायरस रिसर्च लैब की स्थापना हुई और फाउंडेशन ने भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए मदद देने का काम भी किया। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि रॉकफेलर की चैरिटी का समस्त श्रेय स्वामी विवेकानंद को मिलता है, लेकिन इतना जरूर है कि विवेकानंद से मुलाकात का उनकी सोच पर गहरा असर पड़ा था। तीसरी मुलाकात 1896 में अमेरिका में एक नाटक मशहूर हुआ था। नाटक का नाम था इज़िएल। सैरा बर्नहार्ट नाम की एक एक्ट्रेस मुख्य भूमिका में थी और फ्रेंच भाषा के इस नाटक की विषय वस्तु थी बुद्ध का जीवन। नाटक में बुद्ध जब ध्यान में मग्न थे तब इज़िएल नाम की एक लड़की बुद्ध को रिझाने की कोशिश करती है। फरवरी 1896 में स्वामी विवेकानंद इस नाटक को देखने पहुंचे। धर्म संसद में अपने भाषण से वो काफी लोकप्रिय हो चुके थे। सैरा बर्नहार्ट ने दर्शक दीर्घा में स्वामी विवेकानंद को बैठे देखा। नाटक खत्म होने के बाद उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। इत्तेफाक कि इस दौरान मशहूर वैज्ञानिक और इनोवेटर निकोला टेस्ला भी वहां मौजूद थे। यहीं पर टेस्ला और स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात हुई। 39 साल के टेस्ला तब तक एसी मोटर का आविष्कार कर चुके थे और निकोला टेस्ला कंपनी भी खोल चुके थे। इत्तेफाक था कि इससे कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने टेस्ला का जिक्र किया था। विवेकानंद रचनावली वॉल्यूम 5 में इस पत्र का जिक्र है। विवेकानंद लिखते हैं, मिस्टर टेस्ला सोचते हैं कि वो मैथ्स की इक्वेशन से बल और पदार्थ का ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन साबित कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलकर उनका ये नया गणितीय प्रयोग देखना चाहता हूँ। इसी पत्र में वो आगे कहते हैं कि टेस्ला का ये प्रयोग वेदांत की साइंटिफिक रूट्स को साबित कर देगा, जिसके मुताबिक ये पूरा विश्व अनंत ऊर्जा का ही रूपांतरण है। दोनों के बीच ठीक ठीक क्या बात हुई ये किसी जगह पर दर्ज नहीं है, लेकिन बाद में टेस्ला के लेखन और रिसर्च पर इस मुलाकात का प्रभाव दिखता है। 1907 में टेस्ला ने मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शीर्षक के साथ एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। टेस्ला लिखते हैं, सभी पदार्थ मूल रूप से एक ही तत्व से निकले हैं और इस तत्व की कोई शुरुआत नहीं है। संपूर्ण आकाश में यही फैला हुआ है और यह तत्व जीवन देने वाले प्राण या रचनात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय टेस्ला सोसाइटी के अध्यक्ष रहे टॉबी ग्रोट्स का एक आलेख है जिसमें ग्रोट्स टेस्ला और विवेकानंद की मुलाकात का जिक्र करते हैं। हालांकि टेस्ला पदार्थ और ऊर्जा के संबंध को स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन वेदांत दर्शन के प्रभाव के चलते इस पर उनका पक्का भरोसा था।
बाद में वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ ऊर्जा संबंध समीकरण को साबित किया था। 1897 में भारत लौटकर स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स में भी टेस्ला का जिक्र मिलता है। एक जगह वो कहते हैं, वर्तमान के कुछ सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने वेदांत के विज्ञान सम्मत होने को स्वीकार किया है। इनमें से एक को मैं निजी तौर पर जानता हूं। ये व्यक्ति दिन रात अपनी लैब में ही लगा रहता है, इसके पास खाने का वक्त भी नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए वेदांत के लेक्चर को अटेंड करने के लिए वो घंटों खड़ा रह सकता है। उसके अनुसार ये इतने विज्ञान सम्मत हैं कि विज्ञान आज जिन निष्कर्षों पर पहुंच रहा है ये उनसे पूरी तरह मेल खाते हैं। स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए उनके बारे में पढ़ा जाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उनके लिखे, उनके कहे को भी पढ़ें। इसी उम्मीद के साथ कि आप मन से सदा युवा बने रहेंगे, ललन टॉप परिवार की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।